बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सच क्या है विद जुनैद अंसारी डिजिटल मीडिया पे यूट्यूब, फेसबुक, पूरी दुनिया में अमेरिका, कनाडा, यूरोप, स्कैंडिनेवियंस, सऊदी अरब, मिडल ईस्ट, हर जगह आप देख रहे हैं। मेरे साथ बहुत सी किताबों के मुसन्निफ़ सुहाने ख्वाब सीरीज़ 1, 2, 3, 4, इसके अलावा अकॉर्डिंग टू होली कुरान एन ईजी बेसिक अप्रोच टू एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी, ये आपने किताब लिखी। डॉक्टर मोहम्मद नवाज़ ख़ान मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ़, स्कॉलर, राइटर, दानश्वर मेरे साथ मौजूद हैं। गाज़ियों और शहीदों की सरज़मीन रावलाकोट से आप तशरीफ़ लाए हैं। यहाँ पे राजा औरंगज़ेब साहब जो कि कंट्रोलर, ड्रग कंट्रोलर आज़ाद जम्मू कश्मीर, उनके दोस्तों में से हैं। बेसिकली आप बाय एजुकेशन, बाय प्रोफेशन फार्मासिस्ट हैं। डॉक्टर मोहम्मद नवाज़ ख़ान साहब, वेलकम टू मीरपुर आज़ाद कश्मीर। इतनी ढेर सारी किताबें, फिर प्रोफेशनल आपका एक मेलान, रावलाकोट पुंछ यूनिवर्सिटी में फार्मेसी डिपार्टमेंट शुरू करने वाले, फाउंडेशन स्टोन रखने वाले आप, ये इतनी ज़्यादा मजमूआ अज़दाद आपकी शख्सियत, कैसा लगता है? अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई। ये आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि आपने मुझे बुलाया और इंटरव्यू लेने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो कुछ आप देख रहे हैं ये अल्लाह ताला का मुझ पे फ़ज़ल है। क्योंकि अल्लाह का फ़ज़ल ना हो तो फिर आदमी ये इस तरह के काम नहीं कर सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह, पहले मैंने उर्दू में तमाम टॉपिक्स को कवर किया। तकरीबन 800 से ज़्यादा मेरे कॉलम हैं, और वो कॉलम जो मौजूदा मुल्क के हालात या इंटरनेशनली जो कुछ है वो अब मेरी किताबों में लिखे गए, वो मौजूद हैं। तो जब आप उनको पढ़ेंगे तो जो भी कुछ ये पाकिस्तान में जो तब्दीलियाँ आई हैं या दुनिया में आ रही हैं, सारी की सारी मैंने 4-5 साल पहले जो भी कुछ मैंने लिखा वो सारे का सारा आप देखेंगे, वो उन किताबों में 4-5 साल पहले लिखा जाने वाला जो आज हो रहा है वो आपको नज़र आएगा। अच्छा डॉक्टर मोहम्मद नवाज़ ख़ान साहब, जैसे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की हम बात करते हैं, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इस्लाम, उन्होंने जो एक लेटर्स लिखे, खतूत लिखे, उन्होंने जो खुतबात उन्होंने जो दिए, वो एक ऐसे बड़े दानश्वर, बड़े फ़लसफ़ी की फोर साइटेडनेस कही जा सकती है। इसी तरह आप एक राइटर की हैसियत से जो चीज़ें लिखते रहे, आप चीज़ों का तजिया करके डॉट कनेक्टिंग करते थे और बताते थे फ्यूचर में अब ये हो सकता है, क्योंकि आपको इल्हाम तो होता नहीं है। तो ये एक राइटर के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। गज़ा फ़लस्तीन में 33,000 के करीब मुसलमानों को बुचर कर दिया गया है, शहीद कर दिया गया है। गज़ा फ़लस्तीन के आगे के हालात चल के अब क्या होंगे? क्या पूरी मुस्लिम वर्ल्ड अब किसी जंग में इन्वॉल्व होगी इसराइल के साथ? ये जुनैद भाई, अगर आप मेरा एक टॉपिक है किताब में, अगर वो पढ़ें ना तो आपको उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने लिखा था कि बायोलॉजिकल वेपन्स के बाद हथियारों की लड़ाई, और उसमें मैंने इंडिकेट किया था कि ये तीसरी वर्ल्ड वार इसी से शुरू होगी, और मुझे ये सारा कुछ उसी के तरफ जाते हुए नज़र आ रहा है। थर्ड वर्ल्ड वार जी, थर्ड वर्ल्ड वार की तो तरफ। इसमें हमारा जो रियासत जम्मू कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी, जहाँ पे लाखों इंसान शहीद हो चुके हैं, ये कहाँ स्टैंड करती है? क्या गज़वा हिंद की तरफ बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इस पे जो है ना, मैंने खुसूसन एक किताब लिखी है जिसका उन्वान ही यही है कि अफ़गानियों ने 52 मुल्कों को, यानी 52 ममालिक को शिकस्त दी। अमेरिका का 150 खरब डॉलर बर्बाद हुआ, और फतह किसने हासिल की? फतह हुई किसकी? फतह हुई अफ़गानियों की। एग्जैक्टली द सेम उसी किताब में मैंने 12 चैप्टर जो है वो कश्मीर पे लिखे हैं, और 10 चैप्टर मैंने अफ़गानिस्तान पे लिखे हैं। कि कश्मीर आज तक क्यों नहीं आज़ाद हो सका। तो इसके लिए माजरत के साथ, बिल्कुल माजरत के साथ कह रहा हूँ कि इसमें सिर्फ मुनाफ़क़त थी। अगर वो मुनाफ़क़त न होती तो डेफिनेटली आज कश्मीर भी आज़ाद हो सकता था। हम देखते हैं कि बानी सदर आज़ाद कश्मीर के सरदार इब्राहीम ख़ान साहब जो थे मरहूम, उनकी क़यादत में इनकलाबी हुकूमत पहले यहाँ पे बनी।
फिर हम देखते हैं कि माहिदा कराची हो जाता है, माहिदा कराची के तहत गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम दे दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि अब बात की जा रही है कि जीबी को, गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का सूबा बना देते हैं, क्योंकि जी सी पैक में चाइना कहता है जी इसको आप कोई ऐसी पोजीशन दें कॉन्स्टिट्यूशनल कि इंडिया हम पे एतराज़ ना करे। तो मसले कश्मीर को ख़राब करने में तो अपने दोस्तों ने भी किरदार अदा किया। नहीं, सच्ची बात यही तो मैं कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ, और सच्ची बात आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने सरदार याकूब साहब प्रेसिडेंट भी रहे, प्राइम मिनिस्टर भी रहे, उनसे भी मैंने ये कहा, और मैंने इस पे लिखा भी है कि जब ये सूबा बना रहे थे, मैं बिल्कुल बेबाकी से बातें कर रहा हूँ, सूबा बना रहे थे तो मेरे खदशात ये थे कि चूँकि इस वक्त चाइना का के मद्दे मुकाबल जो है वो इंडिया है, पाकिस्तान नहीं है, वो इंडिया है हर लिहाज से, इकनॉमिकली, मतलब जिस लिहाज से भी आप लें वो हर लिहाज से जो है ना वो इंडिया है। तो असल में जब उन्होंने लद्दाख की तरफ रुख करने की कोशिश की, चूँकि ये हमारा जो गिलगित बल्तिस्तान है इसकी सरहदें तीनों ममालिक से मिलती हैं, पाकिस्तान और इंडिया और चाइना से। तो चूँकि जब हम कहते हैं कि मुतनाज़ा जगह है तो उसमें कोई भी आदमी किसी भी साइड से कब्ज़ा कर सकता था, वो फोर्स इस्तेमाल करके किसी भी साइड से जो है वो कब्ज़ा कर सकता था। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने उसको जो है ना अपना सूबा, चूँकि जब आप सूबाई हैसियत किसी को दे देते हैं उस पे कब्ज़ा करना और मुतनाज़ा जगह पे कब्ज़ा करना, ये फ़र्क है, ये फ़र्क। अब आप क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में इस वक्त अजीब व गरीब सी एक सरकार है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब अलामती सदर हैं, चौधरी अनवारुल हक साहब जो हैं वो मेंबरान असम्बली के वज़ीर आज़म हैं, ना वो PTI के हैं, ना वो मुस्लिम लीग नून के कहते हैं कि ये उनकी हुकूमत है, ना पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो आज़ाद कश्मीर में ये किसकी हुकूमत है इस वक्त? असल में जो कुछ पाकिस्तान में होता है उसके असरात आज़ाद कश्मीर पे होते हैं। ये आज़ाद कश्मीर पे उसके असर, अगर कश्मीरियों को इंडिपेंडेंटली हुकूमतें चलाने देते, पॉलिसियाँ बनाने देते, तो फिर आज कश्मीर भी आज़ाद हो सकता था। लेकिन चूँकि उस पे पाकिस्तान के असरात अगर ख़त्म हो जाएं, उन्हें इंडिपेंडेंटली सोचने का मौका दिया जाए, मकबूजा कश्मीर वालों को और आज़ाद कश्मीर वालों को आपस में बैठ कर इस मसले का हल निकालने के लिए कहा जाए, तो मेरा ये ख्याल है कि बड़े आराम से कोई ना कोई हम किसी साइड पर जा सकते हैं। तो बस आप इसी से अंदाज़ा करें कि आज़ाद कश्मीर में किसकी हुकूमत है। पाकिस्तान वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत नहीं होती, वो पाकिस्तान की ईमा पे जिसको चाहते हैं कुर्सी पे बैठा देते हैं, कठपुतली, पपेट, हाँ, जिसको चाहते हैं कुर्सी पे बैठाते हैं, जिसको कहते हैं, जिसको चाहते हैं उसको हटा देते हैं। अच्छा, हमारे एक बड़े अच्छे मेहरबान दोस्त हैं, मुतअद्दिद PhD उन्होंने कर रखे हैं, डॉक्टर सैयद नज़ीर गीलानी, जम्मू कश्मीर काउंसिल फॉर ह्यूमन राइट्स बरतानिया, इस तंजीम को आप फाउंडेशन आपने इसकी रखी। ये अक़वाम मुत्तहिदा में वाहिद कश्मीर की NGO है जो आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से नुमाइंदगी करती है वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा में, इन तीनों हिस्सों की। वो अरसे से कह रहे हैं, हाई कोर्ट से फुल कोर्ट रेफरेंस भी उन्होंने विन किया 1999 में कि आज़ाद कश्मीर में प्लेबिसाइट एडवाइज़र मुशीर रायशुमारी यहाँ पे मुकर्रर किया जाए। 25 साल से आज़ाद कश्मीर हुकूमत मुशीर रायशुमारी मुकर्रर नहीं कर रही। क्या कहते हैं, ये तौहीन अदालत क्यों की जा रही है? ये देखें, कहाँ पे अदालतों की तौहीन तो हो रही है, पाकिस्तान में भी हो रही है, आज़ाद कश्मीर में हुई है। अदालतों को पूछता कौन है? जी, एग्जैक्टली ठीक कहते हैं, इसलिए कि ये कठपुतली हैं, तो डोर जो है ना किसी और के हाथ में। तो रायशुमारी का मुशीर तो होना चाहिए। नहीं, मुशीर तो डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन मानता कौन है? इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंडिपेंडेंटली इन लोगों को मौका दिया जाए। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि बिजली की तहरीक जो चली है 1 साल से, रावलाकोट, पलंदरी, बाग, मुजफ्फराबाद, नॉर्थ के जितने इलाके हैं प्लस साउथ के भी जितने इलाके हैं, लोगों ने बिल्स जमा नहीं करवाए एक साल से, एक साल के बिल हो गए हैं। लोग कहते हैं जी बिजली हमारी ज़मीन पे बनती है, पानी हमारा है, वसाइल हमारे हैं, ₹2.59 कॉस्ट है, हम 30, 40, 50, 60 रुपये फ़ी यूनिट क्यों दें? क्या लोगों की ये अप्रोच गलत है या सही है? ये मैं इसको बिल्कुल ठीक कहता हूँ, और ये इसी सिलसिला में जब रावलाकोट से स्टार्ट हुआ तो इंतज़ामिया के साथ
हमारी एक मीटिंग थी, तो मैंने वहाँ भी उनसे ये कहा था कि खुदारा ये इरिटेंट हैं, इनको आप जिस तरीके से आप इनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये और इनके अंदर और मज़म्मत पैदा, मतलब देखें ना, जरासीम को जितना आप दबाएंगे वो अपने अंदर जो है ना अपने सर्वाइवल के लिए इतनी इम्यूनिटी डेवलप करेंगे। तो मैंने इनसे ये कहा था कि ये छोटी छोटी जो बातें, और अथवाक ये है कि जो मैंने कॉलम लिखा था वो बिल्कुल एग्जैक्टली एक हफ्ते के बाद वही तहरीक कराची तक पहुंच गई थी। और मैंने ये पहले लिखा था कि देखें, ये तहरीक आप यहाँ दबाने की कोशिश न करें, बल्कि जो लोगों की डिमांड है उस डिमांड के मुताबिक प्रॉपर तरीके से इस मामले को हल करने की कोशिश करें। अगर आपने हल न किया तो इसकी चिंगारियाँ पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले आएंगी, और वो हुआ। आप देखिए, डॉक्टर नवाज़ खान साहब, मैं स्टडी कर रहा था, पढ़ने लिखने का थोड़ा बहुत शौक है, कि इस साल पाकिस्तान ये जो जितने हमारे ये जो पावर प्लांट्स हैं, IPPs, इंडिपेंडेंट ये जो पावर प्लांट्स हैं, ये जहाँ से बिजली पैदा होती है, थर्मल बिजली बनाई जाती है, इनको कैपेसिटी चार्जेस की मद में पाकिस्तानी हुकूमत 2200 अरब रुपया इनको देगी कि आपने बिजली पैदा तो नहीं की, कैपेसिटी थी लेकिन आपकी, तो ये 2200 अरब रुपया आप लिखें, मायदे में लिखा हुआ है। जबकि आज़ाद कश्मीर की टोटल यहाँ पे डिमांड 5-6 अरब रुपए की बिजली है। 2200 अरब रुपया माल मुफ्त दिल बेरहम वो आप पाकिस्तानी गरीब कौम का उनको दे रहे हैं, लुटेरों को, और यहाँ के लोगों का जायज़ हक 5-10 अरब रुपया नहीं दे रहे आप। ये देखिए ना, यहाँ हमारी जो रिक्वायरमेंट है तकरीबन 2700 मेगावाट के लगभग आज़ाद कश्मीर में बिजली पैदा हो रही है, और 450 जो है ना हमारी टोटली 450 मेगावाट है, जिसमें कोई लोड शेडिंग, हाँ जी, जिसमें किसी किस्म की कोई लोड शेडिंग नहीं है, कुछ नहीं है। तो फिर आप कोई इंसाफ करने वाला हो तो वो इंसाफ करे कि क्या ये जो तहरीक चलाई गई है ये इंसाफ पे मबनी है या इसमें पीछे किसी की बदनीयती है। ये बदनीयती नहीं है, बल्कि इन मामलात को हल कर दिया जाए। मैं आपके साथ एक बेबाकी से, चूँकि ये मेरे दिल की बातें हैं, मैं लिखता भी हूँ, कोई आपके सामने ही नहीं कह रहा, बल्कि मैं ये लिखता भी हूँ, और इसके लिखने पे मेरी सरजनश भी किसी वक्त हुई है। तो देखें, बात क्या है ना कि जब आप आज़ाद कश्मीर को इस तरह से, कश्मीरियों को, आज़ाद कश्मीर में रहने वालों को दबाने की कोशिश करेंगे, तो इसको तो वो इंडिया मकबूजा कश्मीर में ओबलाइज कर रहा है, एक्सप्लॉइट करता है। देखें, इंडियंस वहाँ पे मेरे पेज पे मुझे आके टॉन्ट करते हैं कि हाँ जी हुनर आम है तो जब ये जो राहदारी खुली थी, कुछ लोग उधर के इधर आते थे, इधर के उधर जाते थे, तो वो अथवा गया कि रावलाकोट में एक मखसूस, उसको महाजुर कॉलोनी कहते हैं, तो उनके रिश्तेदार थे, वो आते जाते कहीं कोई बीमार हो जाता था तो चूँकि वो महाजुर कॉलोनी के लोग सारे मेरे मरीज़ थे, उनको ले आते थे। तो मैं उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के, मतलब उनकी जो प्रॉब्लम मेडिकल होती है वो पूछ कर मैं उनका पूरा इंटरव्यू ले लेता था। तो वो कहते थे कि वहाँ 4 किस्म के राशन कार्ड, मतलब 4 किस्म के कार्ड इशू हैं। फ़र्ज़ किया एक आदमी गरीब है तो उसको 1 रुपये किलो चीनी मिलेगी, जो उससे बेहतर है तो उसको 2 रुपये, जो उससे बेहतर है उसको 3 रुपये की, और ये जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ चीनी की, ये सब चीज़ों में, ये कोई एक चीज़ नहीं है, इसमें तमाम चीज़ों की है। सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि ये मैं मिसाल दे रहा हूँ कि उन्होंने कैटेगराइज़ किया हुआ है। तो ये चीज़ें जब वहाँ जाकर वो उसको ओबलाइज करते हैं, अब देखें ना, वो इन दिनों उबैदुल्लाह सिंधी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह लिखते थे ना कि रोटी और मईशत इसका इंसान के अकीदे और ईमान के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, ऐसा है। जबकि थोड़ा सा है, हमारे ईमान की भी कमज़ोरी है, क्योंकि असल में 3 चीज़ों की ज़िम्मेदारी, और हम पूरी लड़ाई जो है ना उसी के खातिर वो अल्लाह ने अपने इख्तियार में लिया है, ज़िंदगी और मौत, इज़्ज़त ज़िल्लत और रिज़्क, ये तीनों चीज़ें। लेकिन दुनिया के निज़ाम भी तो ऐसे हैं ना, जैसे कहा गया सूद मत खाना, ये अल्लाह से जंग है। हम सूद खाते हैं, सूद देते हैं, तो ये निज़ाम चंद हाथों तक दौलत के इर्तिकाज़ को मरकूज़ कर देता है और आम बंदा गरीब से गरीब तर होता है। तो ये निज़ाम की तरफ उबैदुल्लाह सिंधी इसके खिलाफ जंग वो लड़ते होते थे, उनके इशारा इस तरफ था। जी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी है जैसे आपने फरमाया ना वो सूद के हवाले से कि ज़कात जो है ना वो दोनों वो चीज़ों को बढ़ाती है और सूद समेटता है, इकट्ठा करता है, और ये अल्लाह के सामने जो है ना, तो इसके लिए जदोजहद तो डेफिनेटली करनी पड़ती है। आखिरी बात, बरतानिया से हमारे बहुत से दोस्त हैं, जैसे चौधरी दिलपज़ीर साहब वहाँ पर सदर आज़ाद कश्मीर के एडवाइज़र हैं लंदन में, मुबशर लॉन साहब हैं वहाँ पे बर्नले में, चौधरी ज़रात साहब हैं बर्नले में, सजावल ख़ान साहब हैं, ऑल्डरमैन हैं
न्यू कासल अपॉन टाइन में। इसी तरीके से अल्ताफ़ खान साहब हमारे दोस्त हैं जो कि ऑक्सफोर्ड के शेरिफ लॉर्ड में रह चुके हैं। ऐसे बहुत से दोस्त हैं, मंगती खान साहब, अल मारूफ पाटे खान, ये ब्रेडफोर्ड में होते हैं। ये तमाम लोग कहते हैं कि हम बरतानिया बैठ के कश्मीर पर, फ़लस्तीन पर लाखों लोग बाहर निकल आते हैं। ना सिर्फ कश्मीर के लोग, पाकिस्तान के लोग, बल्कि पूरी दुनिया के लोग, हत्ता के बरतानवी लोग भी वहाँ पे फ़लस्तीन पे बाहर आते हैं। कहने लगे कि लेकिन हमने देखा है कि आज़ाद कश्मीर के जो सियासतदान हैं, पाकिस्तान के सियासतदान हैं, ये इतने ज़्यादा मुखलस नहीं हैं। क्या ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है, मैं इससे एग्री करता हूँ। और माजरत के साथ एक दो बातें और कर लूँ कि जनरल अय्याज साहब ने एक किताब लिखी है हयातनामा, तो उसमें उन्होंने बड़ी टेक्निकल बातें लिखी हैं। टेक्निकल बातें उन्होंने ये लिखी कि मैं मंगला में मेजर था, 65 की वार के बादल मंडला रहे थे, इन्होंने मुझे प्रोमोट करके तो ये बाग सेक्टर में मुझे मेजर बनाकर भेजा। मैंने वहाँ जाकर देखा जब, तो वहाँ तो इंसानों के चलने की जगह नहीं है। तो मैंने सोचा कि चूँकि बादल तो मंडला रहे हैं, कुमक आगे से हमें मिलेगी नहीं, आगे से जो कुछ आया वो हम इस्तेमाल कर लेंगे। अगर जंग हो गई तो पीछे से कुमक नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब है कि हमने तो नुकसान ही उठाना है। तो उन्होंने कहा, मैंने वहाँ जाकर तो जो पब्लिक आबादी थी, लोगों की सिविलियन आबादी, उनको मैंने कहा कि देखें कम से कम रास्ता तो मैंने गैर महसूस तरीके से उनसे कहा कि रास्ता तो बनाएं, कहीं आप बीमार हो जाते हैं, कोई मर जाता है, कोई चारपाई उठाने का जो है ना वो रास्ता तो, कोई गद्दा गाड़ी, कोई कुछ ना कुछ तो चले। तो उन्होंने कहा, मैंने ब्लास्टिंग शुरू कराई। जब वो यूनिट के पैसे ख़त्म हो गए, मैंने मानसर कैंप जो है वो ख़त लिखा। उन्होंने मुझे 2 महीने के बाद जवाब दिया, और जवाब में मुझे कहा कि GOC मैरी से बात करो। तो मैंने GOC मैरी से जब बात की तो उन्होंने कहा, हमने तो जंग लड़ने के लिए जो है ना आपको वहाँ भेजा था, आपको रोडें बनाने के लिए तो नहीं भेजा था। दूसरी जो बात, जब ये ज़लज़ला आया तो जनरल अनवर साहब प्रेसिडेंट थे, तो मैंने उनसे ये कहा कि देखें जो कुछ मेरी स्टडी है वो ये कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो ज़मीन के अंदर इर्ताश में रहते हैं, मूवमेंट में रहते हैं। जब टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं तो ज़लज़ले आते हैं। तो मैंने कहा उसमें जो है ना ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बात हुई है, तो इसमें जो है ना आप जो भी दुनिया से आता है आप उसको छुट्टी दे देते हैं, जाओ जाकर कश्मीर में देखो कि कहाँ क्या क्या निकलता है। तो मैंने कहा वो आपकी खैरख्वाही में नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो इसलिए आ रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या दबा हुआ है और हम इसको कैसे निकाल कर ले जा सकें। तो उन्होंने वो जो कहते हैं ना कि दिल वो जो जलन से आदमी मुस्कुराता है, बाज़ दफ़ा जलन से, यानी जलन से मुस्कुराता है। तो उन्होंने मुझे बताया, मुझे कहने लगे कि डॉक्टर साहब मुझे और आपसे पूछता कौन है। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि हमारे सियासतदान कौन खड़े हैं। आज का एक खुसूसी इंटरव्यू डॉक्टर नवाज़ खान साहब के साथ आपने देखा। अगला इंटरव्यू मैं इंशाल्लाह रावलाकोट की सरजमीन पे इनका मेहमान बन के वहाँ से एक सीरीज़ पेश करूँगा। इनकी किताबें सुहाने ख्वाब सीरीज़ पूरी की पूरी, और अकॉर्डिंग टू होली कुरान एन ईजी बेसिक अप्रोच टू एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी, ये किताबें आप पढ़ सकते हैं, आपके इल्म में इजाफ़ा करेंगी। आज के प्रोग्राम से राजा औरंगज़ेब साहब की रिहाइश गाह से दौलत कदे से जुनैद अंसारी इजाज़त चाहता है। फ़िमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।